पहला ऑफर उसको दिया पर्क्स का ऑफर, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब आपको ये आपके लिए भी एक सीख हो जाएगी कि एटलीस्ट आपको भी थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा। अभी आज और कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर पड़ेगा मंडे, आपका ये खत्म हो जाएगा क्योंकि आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये भी शीट खड़ी हो गई ना सर पे। शीटें हाँ भैया सर। चलानी पड़ेगी साथ साथ, नहीं तो नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में शीट पेंडिंग होना। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, प्लेन के बाइसेक्टर की। तो देखो जरा, मैंने माना एक बाइसेक्टर प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है। दूसरा प्लेन जो है वो हमारे पास बन रहा है, कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, अभी उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इन दोनों, अब ये नीचे भी जा रहा होगा यार, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि नीचे नहीं जा रहा है। इन दोनों प्लेन का बाइसेक्ट करने वाला भी एक प्लेन है हमारे पास। इन दोनों प्लेन को, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला भी एक प्लेन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, मान लेते हैं ये बाइसेक्टर प्लेन है। तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा यार मैं, ठीक है, क्योंकि लाइन के केस में जो भी हम बताते हैं ना, जैसे अब यहां पे मैं बना देता हूं कि ये वाला एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो प्लेन हमारे पास इक्वेशन के तौर पे कितना है, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान रखना, ये बोर्ड के हिसाब से नहीं है, ये प्योर जेई के हिसाब से है। बोर्ड के केस में नहीं पूछा जाता यहां से क्वेश्चन, बाइसेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बोर्ड का पार्ट आपका खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो चुका है, उसमें अब कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बची है। ये सिर्फ और सिर्फ जेई के हिसाब से है। थीटा जेई मेन और एडवांस दोनों में पूछा जाता है। तो ये एक प्लेन है, व्हाइट वाला दूसरा प्लेन है, उनका बाइसेक्टर प्लेन ये है। अगर इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी हो तो जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, d1 कॉमा d2, इसको थोड़ा फास्ट लेंगे आज हम। ये d1 कॉमा d2 इसको ग्रेटर देन 0 करना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि प्लेन आपको ऐसा मिला हो, -z-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, z है और ये 2 है, तो ये इसको मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, इसे मुझे पॉजिटिव करना होगा। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं माइनस को मल्टीप्लाई करके। तो ये d1 और ये d2। तो बेटा हमने क्या बोला आपके पास में, ये d1 है और ये d2 है, तो d1 d2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बाइसेक्टर प्लेन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाइसेक्टर प्लेन उन सारे पॉइंट्स का लोकस है, उन सारे पॉइंट्स को मिलाने पे लोकस मिलेगा जिन पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं इस प्लेन तक की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं इस प्लेन तक की, तो उस पॉइंट से वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मतलब अगर ये पॉइंट मैंने लिया, यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं इसकी, और यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं इसकी, तो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपके पास क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले मेरे को d1 d2 को क्या करना है, पॉजिटिव। अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी जनरल पॉइंट की निकाल रहा हूं। लोकस मतलब पाथ, पाथ मतलब जनरल पॉइंट जिसको फॉलो करेगा। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, a1x। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती थी, एक प्लेन की, एक पॉइंट है यहां पे कहीं पे, ये है x1 y1 z1, ये है आपके पास में कितना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को x y z की जगह उठा के डाल दो। यही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे प्लेन की भी निकालनी पड़ेगी। एक प्लेन की इक्वेशन ये है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है, ये हो जाएगा a2x, ये हो जाएगा b2y
ये हो जाएगा C2Z, ये हो जाएगा D2 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में रूट ओवर, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा B2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मॉड x इज इक्वल्स टू, अगर मॉड y दे रखा हो, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल ली, मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड y दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। यहां पे देख लो जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब मुझे दोनों तरफ से मॉड हटाना है, तो कैसे हटाएंगे वो तरीका सिखा रहा हूं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आप, ये आ जाएगा x माइनस वाई, आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू वाई और ये x इज इक्वल टू माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। मॉड x इज इक्वल टू मॉड y, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस y, x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू माइनस y। मतलब मैं क्लियरली आपसे ये बोल सकता हूं कि ये हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, तो यहां से क्योंकि आंसर वही तो आ रहा है, तो यहां से बेटा क्या कर देंगे, दोनों तरफ से मॉड हटाएंगे, तो ये आ जाएगा a1x b1y c1z d1 अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट ओवर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा a2x, ये आ जाएगा b2y, ये हो जाएगा c2z प्लस में कितना हो जाएगा d2 अपॉन में कितना हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा c2 का स्क्वायर आपके पास। अब दिक्कत क्या है, प्लस माइनस आया है ना, तो ऐसे केस में हुआ क्या भाई, दो बाइसेक्टर प्लेन पॉसिबल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब मैं प्लेन को 2D के हिसाब से देखूं तो वो कोई दो इक्वेशन है, ठीक है, दो लाइन है, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब इसका बाइसेक्टर देखो, इसका बाइसेक्टर देखो, ये मिलेगा, और इसका बाइसेक्टर देखो ये मिलेगा, तो ये पहले वाले का बाइसेक्टर है और ये दूसरे वाले का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मतलब दो बाइसेक्टर मिलेंगे ना, इसीलिए प्लस माइनस से मेरे पास में इक्वेशन कैसी आ रही है, दो। अब आप बोलोगे सर दो बाइसेक्टर होंगे, अब देखो ये टोटल एंगल अगर मैं देखना चाहूँ तो 180 डिग्री रहेगा, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने बोला 180 डिग्री तो 90 90 पे तो बाइसेक्ट कर नहीं रहे भाई, ये तो बोल नहीं रहे कि इन दोनों के बीच में पहले 90 डिग्री था, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री था। अभी सिचुएशन क्या है कि टोटल 180 है, लेकिन एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा। 90 90 तो है नहीं कि भैया ये भी 90 एंगल ये भी 90 एंगल, मान लेते हैं ये 60 है, तो ये आपके पास 120 बनेगा। तो एक एक्यूट बाइसेक्टर रहेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर रहेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लेन मान के काम कर रहा हूं तो। ये 2D के केस में होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन के केस में ये सब होता है। सेम काम मैं आपसे बोलूं तो किसके बीच में भी होगा, यहाँ पे 3D में भी होगा, एक ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा और एक एक्यूट बाइसेक्टर आपको मिलेगा। ये मैंने पूरा नहीं बनाया, नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, तो दूसरा एक और प्लेन यहाँ पे बन रहा होगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो देखो ये एक्यूट लग रहा है आपको एंगल, वो ऑब्ट्यूज लगेगा, तो आपको ऑब्वियसली बड़ा ही लग रहा होगा एंगल। तो बेटा कौन से वाले, मुझे तो बाइसेक्टर देख के नहीं पता चलेगा कि इस वाले को ऑब्ट्यूज मान लो इसको एक्यूट मान लो, एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस वाले को एक्यूट मान लिया माइनस वाले को ऑब्ट्यूज मान लिया, ऐसे देख के तो नहीं पता चलेगा। तो पता लगाने का अपना अलग तरीका है, ठीक है, पता लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे पहले से समझा रहा हूँ। ये सब कुछ जो प्रोसेस कर रहा हूं मैं वो d1, d2 ग्रेटर देन 0 के लिए ही हो रहा है, वरना गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, तो पहला केस ये है भैया, पता लगाने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर इनका प्रोडक्ट का सम ग्रेटर देन 0 आ जाए, a1 a2 का है यहाँ पे, b1 b2 का है यहाँ पे, c1 c2 का है यहाँ पे, इनका प्रोडक्ट किया उसका सम ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो जो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर रहेगा, भाई ये बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है, तो पॉजिटिव साइन से एक बाइसेक्टर, नेगेटिव साइन से एक बाइसेक्टर, तो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर जो रहेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर
इज ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तो जो नेगेटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्यूट बाइसेक्टर। फिर से सुनो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया इनका प्रोडक्ट का सम, तो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज, और जो नेगेटिव वाला है वो हो जाएगा एक्यूट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अगर सर लेस देन 0 हो गया तो ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 पे तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज हो गया, लेस देन 0 हो गया तो जो नेगेटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? एक्यूट। मतलब या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या तो ये होगी, इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। अगर पहली कंडीशन फुलफिल हुई तो पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। अगर दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई तो नेगेटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एक्यूट बाइसेक्टर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो सर हाँ, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, एक्यूट और ये वाला। अभी बताऊंगा, समझो। ठीक है, अभी एक बात और, कंडीशन इन दोनों में से कोई एक ही फुलफिल होगी, ठीक है? अगर बाई चांस इक्वल टू 0 आ जाए, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है मुझसे कि सर आपने ग्रेटर देन 0 बोल दिया, लेस देन 0 बोल दिया, लेकिन इक्वल टू 0 पे, तो बेटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को या तो 90 पे कट कर रहे हैं या उनके बीच में बाइसेक्टर होगा, ये तो कंफर्म है, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब पूछो भव्य, तुम क्या पूछना चाहते हो? ये वाला पॉइंट समझ नहीं है, क्या कह रहे हो? अगर पॉजिटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज ये वाला। हाँ, तो ये शॉर्टकट है ना। सर मतलब अगर मान लो इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं तो मतलब पॉजिटिव साइन जो होगा वो तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल पॉजिटिव होगा। साइन से बाइसेक्टर मिल रहा होगा ना आपको, हाँ सर। यहां से दो बाइसेक्टर मिलेंगे ना, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। एक नेगेटिव से। तो जो पॉजिटिव साइन से मिलेगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा और दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा। सर वो फिगर में दोबारा बताना आपके, ऑब्ट्यूज और एक्यूट से आप क्या समझते हो? क्या सर ऑब्ट्यूज, वो तो सर एंगल होता है, एक 90 से बड़ा होगा एक 90 से छोटा होगा बिल्कुल एंगल। सही बात है ना? तो सर हाँ सर। वो सर मैं कह रहा था वो फिगर में जो आपने बनाया था ना, वो बार बना के बताना फिर से, कौन सा वाला? जो फिगर बनाया था ना आपने 2D में। अच्छा, बता दो। यहाँ ये इक्वेशन डाल देना यार, ये वाली, ठीक है? देखो, ठीक है सर। तुम ध्यान से देखो, इस जगह पे आओ। अगर मैं तुमसे किसी से भी बोलूं कि ये व्हाइट वाला और ये व्हाइट वाला, इन दोनों के बीच में एंगल आपको कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 से छोटा दिख रहा है? एक्यूट 90 से छोटा। 90 से छोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर जो रहेगा ना, ये वाला बाइसेक्टर, वो एक्यूट बाइसेक्टर होगा। अच्छा सर और ये ठीक वाला है। एंगल बताओ, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज सर। यहां से यहां तक, ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल दिख रहा है ना, 90, 90 से बड़ा है। तो इसके बीच में भी तो एक बाइसेक्टर होगा, क्योंकि हाँ दो सर होगा। बाइसेक्टर मिल रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ सर अब ये एंगल को दोबारा तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, इसके नो लिए सर। मान लेते हैं 30 30 60 डिग्री एंगल बन रहा था, 30 30 मिल गया इसको, लेकिन 120 यहां भी तो बचा हुआ है, तो उसको यस सर, बाइसेक्ट करने वाला एक और सर प्लेन उसकी रहेगा, इक्वेशन आएगी है ना? तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर रहेगा। ऑब्ट्यूज बैठ। समझ गए अभी? हाँ सर। ठीक है, तो अब उसे पता कैसे लगाया जाए? तो हमने बोला कि देखो जी, आपको जो प्लेन मिला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मॉड हटाओ, तो दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। हमने बोला ठीक है जी, दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, लेकिन अब ये थोड़ी बोला है कि प्लस वाला ऑब्ट्यूज दे रहा है और नेगेटिव वाला एक्यूट दे रहा है, या नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज दे रहा है प्लस वाला एक्यूट दे रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो उसे कैसे पता लगाया जाता है? उसके लिए ये प्रोसेस है। क्या आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्रोडक्ट किया और ऐड कर दिया, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो दो कंडीशन में से एक ही फुलफिल होगी, तो मान लेते हैं ये फुलफिल हो गई, तो पॉजिटिव साइड वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा, नेगेटिव वाला एक्यूट हो जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 हो गया तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला मिल रहा है वो एक्यूट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं बताओ? ओके सर। सर वो 0 वाले में क्या मतलब, वो बाइसेक्टर नहीं, 90 हाँ, डिग्री फिर वो का 90 डिग्री 45 मतलब 90 डिग्री बनेगा दोनों जगह। ये सब किसके किसके बीच में बनेगा 90 डिग्री? प्लेन्स के बीच में बनेगा ना, व्हाइट वाले जो तो बना रखे हैं, ग्रीन वाला तो बाइसेक्टर है। ठीक है सर। ठीक है, चले क्वेश्चन दो एक। यस सर। क्वेश्चन दो, नोट कर लिया यहां तक सब लोगों ने? क्वेश्चन दे दो एक।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए सब लोग फटाफट फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, bisectors of angle between the planes, angle between the planes 2x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equals to 0 and specify the plane, specify the plane which bisects the acute angle, and the plane, acute angle and the plane which bisects the obtuse angle. Yes, find the equation of bisector of angle between the planes. ये plane की equation दे रखी है 2x minus y 2z plus 3 is equals to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equals to 0 and specify the plane which bisect the acute angle and the plane which bisect the obtuse angle. मतलब acute angle bisector, obtuse angle bisector आपको निकालना। जल्दी ट्राई करो बेटा। ट्राई करने का वही तरीका है जैसा हमने पहले सीखा है। सबसे पहले से लेके आओ d1 d2 पॉजिटिव बनाओ, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ो, चेक करो a1 a2 a3, एक बार ट्राई दो, 3 मिनट का टाइम लो, जल्दी ट्राई। डन। चलिए तो बेटा सीधी सी बात है, प्लेन का सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। सबसे पहले तो आप इसे देखो, ये कितना दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस में कितना है 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है बेटा 0। अब मेरा क्या कहना है आपसे कि ये तो भैया इक्वल टू हो गया हमारा 0। दूसरा वाला क्या है, इसमें प्लस दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये है 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस में कितना दे रखा है 8, तो ये भी पॉजिटिव है यार, नेगेटिव है नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब चेक किसको करना है, तो d1 d2 तो ग्रेटर देन 0 हो गए। अब चेक करना है इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 3, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 -2 तो प्लस हो जाएगा 1 into 2। उसके बाद में ये वाला कितना हो गया 2 into 6 तो ये हो गया 2 into 6 हो गया, और ये वाला कितना, ये तो आ ही रहा है, तो ये पूरा का पूरा देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो प्लस से बाइसेक्टर मिलेगा वो ऑब्ट्यूज मिलेगा, तो बस बाइसेक्टर लिख देते हैं 2x माइनस वाई 2z प्लस 3 अपॉन में रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्लस कर दिया तो ऑब्ट्यूज मिल जाएगा 3x माइनस 2y
प्लस 6z प्लस 8 अपॉन रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। ठीक है, एक्यूट के केस में बस कितना हो जाएगा, जो 2z प्लस 3 अपॉन में कितना है रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन रूट ओवर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना है 6 का स्क्वायर। ये आपका मिल जाएगा कितना, एक्यूट बाइसेक्टर। एक्यूट बाइसेक्टर। डन है मामला? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से? नो सर। कोई दिक्कत परेशानी? आ गया ना आप लोगों को, तो समझ में आ गया होगा अब तो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अंशुल कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बड़े आगे? यस सर। अबे आंसर यही तो है अनंत, और क्या आंसर दे बता, है अनंत भाई? ओ अनंत, मैसेज मत लिखो, बोलो। इक्वेशन चाहिए थी इसका भाई हो। क्या बोल रहे हो? इक्वेशन क्या चाहिए? मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। बताना ये कितना है, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, उसका रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा। ये कितना हुआ 36 और ये कितना हुआ 9, कितना हुआ 36, 45 प्लस 4 कितना हुआ 49, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले बेटा। सॉल्व कर लेगा कोई नहीं सर। हाँ हाँ सर, ये बताना सर, ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर कैसे निकाला, समझ नहीं आ रहा। कैसे निकाला है ये देखो ना। नहीं मतलब निकाला वो प्रोसेस तो ठीक है, मतलब ये बताया कैसे। हाँ हाँ यही प्रोसेस है बेटा। ये सब प्रोसेस तो समझ आ गया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0। हाँ तो फिर अब इसमें मतलब तो इससे हमें पता चल गया ना, ग्रेटर देन ये 0 है तो जो already पॉजिटिव लिख वाला लिया था है। वो ऑब्ट्यूज हो गया, दूसरा वाला एक्यूट। ठीक है सर। बिल्कुल है ना। हाँ सर ठीक है, समझ। और इसका जो इसका जो डेरिवेशन है ना बेटा, वो हम लोग मान के चलते हैं कि 2D से लिया है हमने। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम मान के चलते हैं कि 2D से लिया है। कैसे? उसमें 2 लाइन होती है, ठीक है, उसके लिए तो ये जो डेरिवेशन है ना एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला जो हम इससे निकाल रहे हैं, उसका तरीका ना उनके बीच के एंगल से है यार। ठीक है, आप चाहो ये वाला प्रोसेस अगर नहीं यूज करना चाहते तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास हो tan थीटा से आएगा, cos थीटा से नहीं आएगा, tan थीटा से आएगा। वो तरीका बता देता हूं यार, अगर किसी को बाई चांस ये जानना हो कि मेरे को ये नहीं लगाना तो दूसरा लंबा प्रोसेस कैसे है। देखो आप क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला एंगल निकालिए। ठीक है, ये वाला इन दोनों के बीच में आप निकालिए, क्या है, 2 प्लेन दे रखे हैं तो cos थीटा निकाल सकते हैं आप बड़े आसानी से। ठीक है, एक बार cos थीटा आ गया, cos थीटा का यूज करके आप निकालेंगे tan थीटा। वहां से देखिए, अगर मॉड ऑफ tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आई तो थीटा आपका कितना हो गया 45 से छोटा हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ थीटा कितना हो गया आपका 90 से छोटा हो गया। ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, cos थीटा तो निकाल सकते हैं 2 प्लेन के बीच का। भाई मान लेते हैं आपने क्या किया, प्लस माइनस था, इसमें से प्लस वाला एक एंगल ले लिया। आपको नहीं पता कि ये बाइसेक्टर जो है ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है एक्यूट बाइसेक्टर, आपने बस ले लिया। ठीक है, और इनमें से कोई एक बाइसेक्टर उठा लिया, मान लेते हैं ये पहला वाला बाइसेक्टर उठा लिया, तो आपने माना पॉजिटिव से एक बाइसेक्टर मिलेगा और दूसरा इससे मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपने cos थीटा निकाल दिया। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, 2 प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों के नॉर्मल का क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला ना, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, वहां से आप निकालोगे cos थीटा। cos थीटा का यूज करके आप निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा आपका mod tan थीटा ही चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। mod tan थीटा अगर आपका लेस देन 1 आ गया तो बताओ tan थीटा आपका 1 से छोटा कब रहता है, 0 से 45 के बीच में। इसका मतलब थीटा आपका 45 से छोटा हो गया और 2 थीटा आपका 90 से छोटा हो गया। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव आपने कंसीडर किया था वो एक्यूट बाइसेक्टर हो गया। और अगर आपका tan थीटा ये ना आके आपका mod tan थीटा ग्रेटर देन 1 आ गया तो
तो यहाँ पे थीटा आपका 45 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 थीटा आपका किससे बड़ा हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता है बेटा इसमें, ठीक है। लंबा प्रोसेस है, नहीं करना है, जो मैंने समझाया है वो बेस्ट है, सर उसको यूज करना है। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें फिर से बताओगे सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल क्यों किया था एक पॉइंट से? क्योंकि वो डेफिनेशन बताती है, जो बाइसेक्टर प्लेन रहेगा उस पे कोई भी पॉइंट जो रहेगा ना, उससे दोनों प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर रहेंगी, वही बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल में आपने बोला एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे फिक्स डिस्टेंस लेके अगर आप जितने भी पॉइंट को मिला दो, जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो सर्कल बन जाएगा। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर मेंटेनिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ऐसी इसकी डेफिनेशन ये कहती है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। हेडिंग लिखिए, टू साइड्स ऑफ अ प्लेन। टू साइड्स ऑफ अ प्लेन। अब टू साइड्स ऑफ अ प्लेन का क्या मतलब है यार, कुछ नहीं है, सीधा सा मतलब है, मेरे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। एक पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। अब मुझे बताना है कि ये प्लेन के एक तरफ होंगे या प्लेन के ऑपोजिट साइड होंगे, मतलब सेम साइड होंगे या ऑपोजिट साइड होंगे। अब सेम साइड और ऑपोजिट साइड का फंडा क्या है, देखो ऐसे एक प्लेन बना रहा हूं मैं खड़ा, ठीक है, ज्यादा ही खड़ा हो गया ये इधर, ऐसे बना लेते हैं साइड से, है ना, दिख भी जाएगा वरना समझने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई कि ये पॉइंट जो है आपका ऐसे हो, एक पॉइंट प्लेन के इस तरफ हो x1 y1 z1, दूसरा प्लेन इस तरफ हो x2 y2 z2। एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पॉइंट आपके प्लेन की इसी तरफ हो, ठीक है, या दोनों पॉइंट प्लेन के इस तरफ हो, तो उसे कैसे निकाला जाएगा। अब तरीका तो इसका काफी है, मतलब तरीका तो है अपने पास, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं डायरेक्टली। तरीका तो क्या कहता है, आप एक पॉइंट लो, ठीक है, मतलब आपने एक प्लेन कंसीडर किया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपके पास में, तो ये लैम्डा इज टू 1 मानो भाई, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, और प्लेन की इक्वेशन आपके पास में ax plus by plus cz plus d is equals to 0। तो आप क्या करेंगे, लैम्डा इज टू 1 मानेंगे, वहां से ये पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, यहां से यूज करके ये पॉइंट निकालेंगे, उसे इसके अंदर उठा के डालेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ना, इसमें उठा के डालने पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो मतलब लैम्डा की वैल्यू देगा। अब लैम्डा अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब हुआ ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट का इंटरनल बाइसेक्टर है, ए और बी का। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ऑपोजिट साइड में है प्लेन के। और अगर लैम्डा आपका लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है ये पॉइंट जो रहेगा वो ए और बी पॉइंट का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है, ये ए बी पॉइंट को एक्सटेंड करने पे सी पॉइंट आपको मिलेगा, मतलब ए बी पॉइंट सेम साइड में रहेंगे, ठीक है। ये है इसका लंबा मेथड जो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में खूब किया है। अब जिसने नहीं किया है उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसने यार मतलब एनसीईआरटी ढंग से सॉल्व नहीं किए, या उसने शीट ढंग से नहीं लगाई हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका मैंने 11th में भी बताया था, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है यहां भी बता रहा हूं, वो देखो, सीधा उठा के पॉइंट को प्लेन में डाल दो। प्लेन को डाला तुमने तो a x1
by1 cz1 plus d greater than 0, ax2 by2 cz2 plus d greater than 0 और लेस देन 0 लेस देन 0। अगर ये वाला ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, या फिर ऊपर वाला लेस देन 0 आया, नीचे वाला भी लेस देन 0 आया, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं क्या होगा भाई, ये जो है पॉइंट है वो सेम साइड में रहेंगे, सेम साइन सेम साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड। ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इस फंडा पे काम करना है आपको। सेम साइन, ये भी ग्रेटर देन 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये भी ग्रेटर देन 0 या ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, तो सेम साइड, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये फंडा हम लोग फॉलो करते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज करना चाहता है तो सीधा इसको λ/1 मानो, ये पॉइंट आपको मान के चलना होता है कि ऑपोजिट है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां से इसको इंटरनल डिवीजन मानो सी का और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पॉइंट दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से मेरे को एक्स वाई जेड जो पॉइंट है इसके मिल जाएंगे, उसे उठा के प्लेन में डाल दो, एक्स वाई जेड की जगह वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है भाई ये सही है, जो भी हमने माना था वो एकदम सही है, और ये जो सी पॉइंट है ए और बी को इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट साइड रहेंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो ये दोनों पॉइंट को सी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सेम साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, नहीं तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो सर। नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। बढ़ाऊं आगे? यस सर। चलिए, अब अपना आधे घंटे का एकदम टॉपिक है यार, वो मेंस के लिए टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए टॉपिक है, तो आधे घंटे का है। उसके बाद जो अपनी अगली क्लास होगी ना, मैंने आपको बताया ही था कि अगली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रॉन की प्रॉपर्टीज और ये सब देखेंगे, और सिलेबस अपना वेक्टर 3D का खत्म हो जाएगा। बहुत डीप हमने पढ़ा है। ठीक है, हाँ पेपर हार्ड है अनंत, ऐसा नहीं है, देना नहीं है, ट्राई करके देखो। जेई मेन के लेवल का पेपर है, जेई मेन से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जेई मेन के हैं, हल्का जेई मेन से ऊपर बनाया, देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। नोट्स पढ़ लो, थ्योरी नोट्स पढ़ो जितना हो सकता है। एक काम कर दूं, एक काम कर दूं, बोलो। सॉल्यूशन डाल दूं फर्स्ट एक्सरसाइज के, हेल्प मिलेगी? डाल दो सर। कितने लोग वोट कर रहे हैं इस चीज को? अगर शीट सॉल्व की है तो सॉल्यूशन डालूं, हेल्प मिल जाएगी? तो वो डाल दो सर, उससे जिन थोड़ी लोगों हेल्प को मिल ऐसा जाएगी। चाहिए फटाफट चैट में लिख दो यस। और अगर चाहते हो कि बाद में डिस्कशन तो फिर भी होगा, है ना, लेकिन आपको थोड़ी हेल्प यहां से मिल सकती है कि आपने शीट थोड़ी सी लगा ली होगी। डाल दूं? चलिए, डाल दो 7 लोगों ने अभी तक बोल दिया है। ठीक है, डाल देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं। अभी आपकी क्लास एंड होने से पहले मैं डाल दूं, मतलब आप यहीं रखेंगे, आपको डाल देंगे। चलिए, स्फीयर हेडिंग लिखिए। भाई 2D में सर्कल और 3D में स्फीयर, ठीक है, होता है। तो जो 2D में सर्कल है वो 3D में अपने लिए स्फीयर की तरह काम करता है। तो इसकी इक्वेशंस को पढ़ेंगे हम लोग, इसकी वेक्टर इक्वेशन, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक जो है वो जेई के हिसाब, मतलब जेई मेन का नहीं है, गलती से भी जेई मेन के साथ ट्राई नहीं करेंगे हम लोग, ये एडवांस के लिए टॉपिक है। ठीक है, चलिए
O मेरे पास ये पॉइंट है ओरिजिन के लिए, ये C पॉइंट है सेंटर के लिए, ये P पॉइंट ले लिया हमने यहां तक, ये रेडियस को मान लिया है R, P पॉइंट है इस सर्कल पे रोटेट कर सकता है पूरा, ठीक है, ये R आपके पास लिया गया है। अब पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं, ये रैंडम पॉइंट लिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r रहेगा, ठीक है। इसको डिस्टेंस को a ले लेते हैं यार, जो रेडियस है उसको a ले लेते हैं क्योंकि r दो जगह नहीं लिखते हैं वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये a है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं c ले लिया है, ठीक है, सेंटर के लिए c ले लिया है हम लोगों ने। आप एक बात बताइए, क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन, है ना, सर्कल की होती है कि, एक सेकेंड रुको, चलिए, तो हमने डेफिनेशन में सर्कल में क्या पढ़ा है कि सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, उस पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे उन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दिया जाए तो नजदीक नजदीक पॉइंट मिलेंगे ना, दूसरा कलर लेंगे तो देखो कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, बहुत पॉइंट मिलेंगे, उन सबको अगर आप मिला दोगे तो सर्कल बन जाएगा। सेम डेफिनेशन स्फीयर में भी मैंने बोला कि 2D में सर्कल 3D में स्फीयर के बराबर ही है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, वहां से पोजीशन वेक्टर ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना आपको, r माइनस सी उसका मॉड कितने के बराबर रहेगा, a के बराबर, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। है ना, पोजीशन वेक्टर मिले हुए हैं ना, तो r माइनस सी का मॉड लेंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये सारे ओ पॉइंट क्या है फिर, क्या ओ पॉइंट क्या है फिर, ओ ओरिजिन, अच्छा पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए ना, ठीक है सर। ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर है भाई, ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है। आप चाहें तो आप यहां तक भी इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये पूरा बॉक्स में डाल लो, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। कार्टेशियन यहीं से आगे चले जाएंगे हम लोग, कार्टेशियन वाले को अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, अब आगे की बात करते हैं कार्टेशियन की। तो बेटा उसके लिए मुझे ये सी वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए, तो मान लेते हैं सी के हो गए x1i, y1j, z1k। आर वेक्टर के चाहिए तो आर के आपके पास में कितना है, xi, yj, zk, और ये तो डिस्टेंस a यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां आप एक आर का सारे कंपोनेंट यहां पे उठा के डाल देते हैं, सी के सारे कंपोनेंट यहां पे उठा के डाल देते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस x1 उसका स्क्वायर, y माइनस y1 उसका स्क्वायर, z माइनस z1 उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी जाएगी, तो कितना हो गया, x माइनस x1 उसका स्क्वायर, y माइनस y1 उसका स्क्वायर, z माइनस z1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, a स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1 एंड z1, और रेडियस जो है आपकी वो कितने के बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। ये है x1, y1, z1 सेंटर, ठीक है, और a आपकी क्या है, रेडियस। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं है तो नोट कर लो फटाक से, नहीं है तो नोट कर लो। बढ़ू आगे, यस चलिए, नोट करना है किसी को तो ले लो स्क्रीनशॉट, या नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है।
अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस आपके पास d इज इक्वल्स टू 0 एज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई है बेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका सेंटर बताना है और इसका रेडियस बताना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ये मिला हुआ है, ये इसका यूज करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, ये मिला हुआ है y के साथ कंबाइन करूंगा 2vy, ये मिला हुआ है z के साथ कंबाइन करूंगा 2wz और कांस्टेंट टर्म को रखूंगा। इसका हाफ करूंगा x के कोफिशिएंट का, उसका स्क्वायर करूंगा, ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये y स्क्वायर 2vy प्लस v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपका हो गया z स्क्वायर 2wz प्लस w का स्क्वायर माइनस w का स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस u उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस v उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा z प्लस w उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका w का स्क्वायर माइनस d, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। अब मैं किस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकता हूं, x प्लस यू उसका स्क्वायर है, y प्लस v उसका स्क्वायर है, और z प्लस w उसका स्क्वायर है, इस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d उसका क्या दिया गया है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, रेडियस कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी। इस तरीके से हम ये काम करेंगे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की? सही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल? ये जनरल इक्वेशन है, अच्छा। ठीक है। ऐसा मिल सकता है आपको, तो आप क्या करेंगे भाई, 2D में भी बिल्कुल सेम ही होता था यार, 2D में इक्वेशन ऐसी होती थी। अरे क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से मिला x1, यहां से मिला y1, ये सेंटर हो गया, ठीक है, और रेडियस कितना हो गया, r हो गया। अगर वहां पे इक्वेशन ऐसी लिखी होती थी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सेंटर हो जाता था माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, और रेडियस हो जाता था रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेम ही काम मैंने यहाँ पे भी किया, देखो ना। तो x का कोएफिशिएंट है 2a, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 2g था, उसको मैंने डिवाइड किया -2 से, तो माइनस जी। यहाँ पे इसके 2u को डिवाइड किया -2 से, तो माइनस u, 2v को डिवाइड किया -2 से, माइनस v, 2w को डिवाइड किया -2 से, तो माइनस w। ये सेंटर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? सर इसका मतलब पहले हम 2D की बात करते थे, अब हम 3D की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए। फाइनल फॉर्म बताई जाए इसकी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट लिखिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ
इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब डायमेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है बेटा, मेरे को दो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मिले होंगे, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आपको मिले होंगे, तो बस उतना सा काम आपको करना है। एक आउटसाइड पॉइंट ले लिया है ना, वहां से इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, मेरे को इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, और एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। तुम्हें यह पता होना चाहिए, पुरानी कंडीशन यूज करने जा रहा हूं मैं, ये पता होना चाहिए ये है मेरे पास कितना है बेटा O, ये है मेरे पास A, ये इसका पोजीशन वेक्टर है B और इसका पोजीशन वेक्टर है अपने पास में R। तो ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री बनता है। याद करो, अगर कोई भी सर्कल हो, सर्कल की बात कर रहा हूं, उसका डायमीटर है, तो अगर यहां से मैं सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बनाऊंगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। हाँ या ना, याद है या नहीं है? यस सर, याद है। Yes, sir. है ना, तो बस वही तो मैंने किया है कि एंगल इतना बनना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए 0। अगर मैं इसे A बोल दूं, इसे B बोल दूं, इस पे ब्रैकेट नहीं लगाना, इसे B बोल दिया और इसे मैंने P बोल दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि एंगल जो है ये A, P और B कितना हो गया 90। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये AP डॉट BP जो रहेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में 0 रहेगा। इसका मतलब R माइनस A डॉट प्रोडक्ट विद R माइनस B वो कितना हो जाएगा आपके पास में 0। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर है आपके सामने, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? सर फिर पहली वाली भी तो हुई थी, क्या पहले जो कराई थी वो भी तो वेक्टर थी ना। तो ये डायमीट्रिक फॉर्म में है यार, ये डायमीटर मिला हुआ है इसके अंदर, इसमें क्या मिला हुआ था, सेंटर और रेडियस मिली हुई थी, ठीक है सर। है ना। वो डायमीट्रिक फॉर्म अलग फॉर्म होती है लड़के, ठीक है। तो ए वेक्टर अगर मैं यहां पे ले लूं कितना, x1i y1j z1k, बी वेक्टर अगर मैं ले लूं x2i y2j z2k, तो r माइनस a r माइनस b उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। x की r की जगह x डालूंगा तो a की जगह x1 आएगा, b की जगह x2 आएगा, तो x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर आप 2D देखेंगे तो 2D के केस में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट नहीं होता है, केवल इतना पार्ट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी है। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। यहां तक ये डायमेट्रिक फॉर्म है, अगर यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं? तो यहां पे हमारा सिलेबस जो है वो क्या होता है, एंड किसके केस में? हाँ खत्म हो गया। हाँ, इसका ऐसा नहीं है, अभी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ बचा हुआ है ना। तो यहां पे हमारा सिलेबस किसका एंड हुआ है भाई, 3D का। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी इसके अंदर टेट्राहेड्रॉन वेट्राहेड्रॉन की कुछ चीजें बाकी है, ठीक है।
तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लगा के खत्म कर दूंगा। इस तरीके से हमारा सर बस इतना ही है। हाँ ये इतना ही है, अबे महीनों हो गए। नहीं ये